अच्छा, आज हमने देखना है कि HTML CSS के अंदर जो है वो मीडिया क्यूरीज क्या होता है, इनका क्या पर्पस है और इनको कब यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाती हूँ कि इसका क्या सीन होता है। सबसे पहली बात कि हमें ये पता है कि हम अपने आसपास ना बड़ी बड़ी डिवाइसेस देखते हैं, LCDs जैसे देखते हैं। जी। लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास कुछ स्क्रीन्स होती हैं लैपटॉप्स की, फिर कुछ होती हैं टैबलेट्स की, और कुछ होते हैं फोन्स। तो इस तरह की ना स्क्रीन्स की कैटेगरी है हमारे पास। ठीक। अब जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी अपीयर होगी, डेस्कटॉप के ऊपर भी, वो टैब के ऊपर भी अपीयर करनी पड़ सकती है, और फोन के ऊपर भी। तो ये इसके अब साइजेस हैं, ठीक है, स्क्रीन के डिफरेंट साइजेस हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, आप अगर ChatGPT या कहीं पे भी सर्च करते हो कि मुझे साइजेस निकाल दो मुख्तलिफ डिवाइसेस के, तो वो आपको निकाल के देगा कि 220 पिक्सल से 480 पिक्सल, जितने वो पुराने मोबाइल थे, ये बहुत छोटे जो फोन होते हैं, ये उनकी विड्थ होती है। फिर टैबलेट्स की यहाँ से आकर स्टार्ट होती है। फिर लैपटॉप्स की 1280 से लैप यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये जाती है कोई 1200 2100 तक। फिर बहुत बड़ी जो स्क्रीन्स होती हैं वो 2500 से 38। तो ये वैल्यूज ना इनके दरमियान ही होती है मोस्टली। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि उसने वैल्यूज यहाँ से जी, बताई आ गया। हुई है, स्मॉल से टैब से डेस्कटॉप की, फिर ये चीजें बताई हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर इतना एक मोबाइल है तो यहाँ तक एक ब्रेक पॉइंट बनता है। फिर यहाँ से लेके अगर इतना एक डेस्कटॉप है, सॉरी टैबलेट है, तो यहाँ तक एक ब्रेक पॉइंट बनता है। और यहाँ से लेकर अगर इतना हमारे पास लैपटॉप है तो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट, और फिर लार्ज LCD का यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट बनता है। इनको हम बनते हैं ब्रेक पॉइंट्स, जो कि समथिंग कोई ना कोई वैल्यूज होती है। यहाँ कोई वैल्यू है यहाँ, ठीक है, जहाँ पे एंड हो रहा है। और ऑब्वियसली वो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं से शुरू भी हो रही हैं। ठीक है, इसकी यहाँ से शुरू होगी, इसकी यहाँ से लेके इतनी होगी, इसकी यहाँ से लेके इतनी होगी, और यहाँ से लेकर इतनी होगी वैल्यू। ये चीज क्लियर हो गई आपको? जी, हो गया। तो अब हम एक काम करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और हम मीडिया क्यूरी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं ओपन करती हूँ ब्राउजर पे। ये हमारा लास्ट टाइम वेब पेज था। तो अगर बिल्कुल। इसको मैं चेक करूँ कि इसको किस तरह से मोबाइल पे चेक करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्पेक्शन की ऑप्शन आ रही है, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एरो के साथ एक छोटा सा डेस्कटॉप और फोन का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको इसके अंदर ले जाएगा, जो कि है हमारे पास मोबाइल व्यू। तो मोबाइल व्यू जो है ना, वो यहाँ से हम टॉप से सेट भी कर लेते होते हैं। मैंने इसको सैमसंग किया हुआ है, और इसकी जो है व्यू 100%। अच्छा, अब ना, अब जो राइट साइड की स्पेसिंग है ना, इसको एक दफा इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये राइट साइड से कोई ज्यादा ही वैल्यू पकड़ रहा है।
बट अगर मैं सिंपल इस चीज़ को रिमूव करके आपको इस तरह से भी दिखाऊं कि मैं ब्राउजर को यूं कर रही हूँ स्मॉल स्क्रीन पे, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है ना? यानी इस तरह जी से, हो रही है। है ना? इस तरह से अभी अभी भी स्पेस वो ठीक आ रही थी, इंस्पेक्शन में भी स्पेस है बेसिकली। राइट साइड उसको हम इग्नोर करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो एम्पावरिंग ये इनोवेशन टेक्स्ट है इतना बड़ा नजर आ रहा है। अगर आप इसको मोबाइल पे खोलो तो आपको इतना बड़ा तो नहीं, ये यूजर फ्रेंडली तो नहीं है। तो छोटी स्क्रीन है मोबाइल की, वहां पे थोड़ा सा ये छोटा होना चाहिए था। तो बेसिकली जो व्यूज किसी एक स्क्रीन के लिए सही होते हैं किसी दूसरी के लिए सही नहीं होते, उसको हम सेट करने के लिए मीडिया क्यूरी यूज करते हैं। क्या कहा मैंने? उसको हम मतलब जो चीज़ सही नहीं होती उसको सेट करने के लिए, मतलब जो वैल्यू सही नहीं होती उनको सेट करने के लिए हम मीडिया थ्योरी यूज़ मीडिया करते हैं। क्यूरी को यूज करते हैं बिल्कुल, कि वो डेस्कटॉप पे तो सही है लेकिन उसको अब सही करना है मोबाइल पे। अब इसका मोबाइल्स सेंटेक्स, और टैबलेट्स वगैरह पे। एग्जैक्टली। तो अब इसका सेंटेक्स क्या होता है, इसको किस तरह से लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले आपको सेंटेक्स जो है वो चैट जीपीटी आप करते हो या आपको वैसे पता है, सिंपल होता है। सीएसएस में इसको लिखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं @मीडिया के साथ। सही है। अब ठीक है। मैंने सर्च किया, मुझे मसलन वैल्यूज भूल गई हुई हैं, तो मैं सर्च करती हूँ कि गिव मी सिंटैक्स ऑफ मीडिया क्यूरी फॉर ऑल डिवाइसेस। उसने क्या किया उसने मुझे स्मॉल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर स्मॉल डिवाइसेस के लिए, फिर जो है मीडियम डिवाइसेस जो टैबलेट्स हैं, फिर लार्ज के लिए, फिर एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज बहुत बड़ी स्क्रीन्स हैं उसके लिए भी उसने मुझे वो दे दिया हुआ। तो वो भी कम से कम 14 से शुरू होता है। और अब इस चीज का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर हमने देखा था, लास्ट पे आप कहोगे कि ये कह रहा है कि स्मॉल डिवाइसेस जो 320 से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मीडिया क्यूरी है वो 500 से लगा रहा है। तो 500 भी लग सकती है और 300 से भी उसके स्क्रीन साइजेस शुरू होते हैं। तो इस चीज से नहीं घबराना आप। इवन यहाँ पर मोबाइल के लिए 400 भी ले लेते हो ना तो वो भी ओके है। मतलब जो यहाँ पे ये वैल्यूज हैं स्मॉल मीडियम, उनके करीब करीब की आप अपनी वैल्यूज ले सकते हो। ओके। ठीक है, बस आपने थोड़ा अंदाजे से याद रख लेना है कि जो है ना वो स्मॉल के लिए कोई 400 से शुरू हो जाती हैं, मीडियम के लिए कोई 700 से, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 1000-1200 से। सही है। तो अभी मैं क्या ठीक है। करती हूँ, मैंने इसको स्मॉल डिवाइस पे करना है तो मैं यहाँ से ये वाली पिक कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं पिक कर लेती हूँ। दूसरा, अगर आपने मेजर करनी हो तीन कौन सी हैं, तो वो तीन जो है यहाँ पे देखें कि ये स्मॉल जो है वो 700 से शुरू कर रहा है। लेकिन मैं 700 से नहीं करूंगी, मैं एक इन बिटवीन सी वैल्यू ले लेती हूँ। मैं इसको कॉपी करती हूँ। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मीडिया क्वेरीज। यहाँ पे मैंने अपनी ये वैल्यू लिख ली है। अब ये क्या करेगा और इसको मैं जो है, मैं कहती हूँ कि मेरा फोन जो है ना वो 400 पिक्सल से है। अब मैं इसके अंदर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो हेडिंग है एम्पावरिंग एआई इनोवेशन, ये मेरे फोन स्क्रीन की जो मैंने मीडिया क्यूरी लिया है उसमें जाकर मैंने इसको छोटा करना है। ये नहीं, इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है। तो ये मेरी हेडिंग मैंने ली थी कंटेंट H1 के अंदर। मैंने अपनी ये प्रॉपर्टीज कॉपी की, मैं लाकर इनको यहाँ पर पेस्ट करती हूँ कि जब इतना साइज हो तो मेरा फॉन्ट साइज जो है वो कोई हो जाए 30 पिक्सल। तो अभी हम देखते हैं कि इस पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। ओके।
अच्छा, अगर मैं, तो मतलब है कि ये मीडिया क्यूरी वर्क नहीं कर रही है। लेट मी ट्राई दिस। ये चीज ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने उसको ट्राई तो कल किया था। आई डोंट थिंक कि ये 400 पे क्यों नहीं चल रही। बट हम इसका दूसरा साइज भी चेक कर लेते हैं कि जो कि मिनिमम। लेट मी ट्राई 320। ठीक है। तो आपने यही यही को आपने फॉलो करना है। इवन हम इसको, इसकी स्टैंडर्ड सेंटेक्स को देख लेते हैं कि W3 जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। स्मॉल डिवाइसेस W3 ने जो है वो 600 से स्टार्ट की हुई है, एक्स्ट्रा स्मॉल से। तो बस सही है। इसका स्टैंडर्ड फिर आपने इसी से स्टार्ट करना है। 575 टू 600। ठीक है, 575 टू 600। 600। मे बी वो मोबाइल जो है वो, आई थिंक उसमें अब वेब एप्लीकेशंस बनती भी तो नहीं है ना ज़्यादा स्मॉल के लिए। तो दैट्स वाई ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। अच्छा, तो हमने 575 अभी अब हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसको जब मैंने इसके अंदर लाकर और मैंने इसको जब स्मॉल डिवाइस पे यूँ चेक किया, तो उसकी जो है वो कंटेंट, उसकी लाइक फॉन्ट साइज जो है वो कम हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? जी हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो 45 कर देती हूँ। तो अब भी थोड़ा बेहतर है। उसके बाद जो इसी में ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ यूज हो रहा है, तो हमारे पास कंटेंट के बाद कंटेंट का P यूज हो रहा था। इसका भी साइज हमने थोड़ा सा कम करना है, तो मैं इसको कर देती हूँ 12। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आकर छोटा हो गया। इसी तरह से आप जो है वो बटन जो है उसकी हाइट विड्थ को कम कर सकते हैं। जी, बटन जो है उनकी भी हाइट विड्थ जो है वो कम हो सकती है। इसी तरह से लाके अगर हम इसको ट्राई करें कि हमारे पास ये बटन्स थे, इसको मैंने कॉपी किया और इसको लाकर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी मैं करती हूँ कम पैडिंग, 10 और 15। तो ये थोड़े से जो है उनकी स्पेसिंग कम हो गई है। फॉन्ट साइज इसका कर लेते हैं 12। अंदर का टेक्स्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। तो ये व्यू बिल्कुल चेंज हो गया। इस तरह से लाकर कर सकते हैं। और अपने जो है डेस्कटॉप पे ये बिल्कुल सही है। ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, उसके अलावा एक और काम करते हैं। ये मेरे पास है यहाँ पर नहीं, सोर्सेस टिकल। ठीक है, ये मेरे पास है पी। यहाँ पर मैंने ऐड किया कुछ और। मैं पी टैग्स ऐड कर देती हूँ उसमें। मैं कुछ रैंडम वर्ड्स ऐड कर देती हूँ। अब इस मिसाल को आपने समझना है कि इसका क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ।
मसलन मैंने ना कुछ एलिमेंट्स और अपनी स्क्रीन के अंदर ऐड कर दिए हैं और वो है पी है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ये स्मॉल स्क्रीन पे आकर ना नजर ना आए। क्या हो? नजर ना आए। नजर ना आए। और मैं यहाँ पर टारगेट करूंगी, ये कंटेंट पी है, और यहाँ पर आकर मैं कहूंगी कि स्मॉल स्क्रीन में डिस्प्ले ये नजर ना आए। तो ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा है। और एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी यूज कर सकते हैं। उसको कहते हैं विजिबिलिटी हिडन। अब और पहले में क्या फर्क नजर आया आपको स्क्रीन में? पैराग्राफ पैराग्राफ हाइड हो गया बस। हाइड हो गया। अब आप गौर से देखना है आपने इस सेक्शन को, ठीक है? कि पैराग्राफ नजर नहीं आ रहा विजिबिलिटी हिडन से। और अगर मैं इसको विजिबिलिटी नन लगाऊं तो देख के बताना है कि क्या फर्क महसूस हुआ। मतलब पैराग्राफ की जगह भी खत्म हो गई है। जगह भी खत्म हो गई, गैप भी खत्म हो गया। तो इससे हमें समझ जी। आता है कि जो हम जब हम डिस्प्ले नन लगाते हैं वो चीज भी गायब हो जाती है उसकी। वहां से कदर भी कह लो खत्म हो जाती है, ठीक है, उसकी स्पेस भी नहीं होती। लेकिन जब विजिबिलिटी हिडन करते हैं तो वो गायब तो होती है, लेकिन वो अपनी वहां पे जगह उसने बुक करके रखी हुई है। सही हो गया? तो ये ठीक चीज हो गया। मैंने यहाँ पर नोट्स में भी ऐड कर दी थी, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले हिडन का, कि hides the elements visually but keeps its space occupied। लेकिन डिस्प्ले नन में completely removes the element from document as if it does not exist, जैसे वो है ही नहीं है। अच्छा। अब सही है। अच्छा, मीडिया क्यूरी की आपको समझ आ गई? जी मीडिया आ क्यूरी गया। में आप कोई अपनी वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। मसलन प्रॉपर्टीज हर तरह से चेंज हो सकती है। फॉन्ट फैमिली जो लगा दी चेंज करके, वो स्मॉल स्क्रीन पे वही चेंज होगी। किसी चीज को, किसी कोई चीज डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो रही थी उसको लाके मोबाइल में गायब करना है तो मोबाइल पे भी गायब कर सकते हैं। गायब हो सकती है। तो जैसे इस कि तरह से फोटो वगैरह गायब हो। बिल्कुल, यस, कोई चीज आपको लग रही है इसको नहीं शो होना चाहिए, जरूरी भी नहीं है, तो आपने इसको गायब कर देना। अब हम चलते हैं। तो बाकी जो है मीडियम डिवाइसेस और लार्ज डिवाइसेस के लिए आप ये मीडिया क्यूरीज भी यूज कर सकते हो। इवन आपको लार्ज डिवाइस पे भी कुछ सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो मीडिया क्यूरी के बगैर जितनी चीजें होती हैं वो सारी डेस्कटॉप को ही सपोर्ट कर रही होती हैं, लार्ज स्क्रीन को ही सपोर्ट कर रही होती हैं। तो इस तरह से कभी यूज करना पड़े टैबलेट पे भी, तो उसके लिए इसके अंदर लाकर उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देनी जो जो डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, ये सिंटेक्स भी आप ठीक। लिख सकते हो। आप यहाँ से ये वाला भी लिख सकते हो, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर लाकर बस आपने अंदर ये डॉट्स नहीं लगाने हैं और अंदर जो है लाकर अपनी प्रॉपर्टी लिख लेनी है। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अभी मैं इसको यहीं पे रहने दे रही हूँ और हम नेक्स्ट चलते हैं। सही, अभी के लिए अब मैं क्या करती हूँ, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। एक कॉन्सेप्ट था वो हमने लर्न कर लिया, तो अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब हमारा जो व्यू है वो पहले जैसा हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ
ये हमारे पास हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, और ये है बटन ग्रुप। तो इस पे चलते हैं। कंटेंट के हेडिंग, पैराग्राफ और बटन ग्रुप, ये इसके लिए तीनों प्रॉपर्टीज यूज हुई हुई हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं हेडिंग के अंदर प्रॉपर्टी लिखती हूँ, डिस्प्ले इनलाइन। यही प्रॉपर्टी उठाकर मैं पैराग्राफ के अंदर भी लिख देती हूँ, बटन ग्रुप के अंदर भी लिख देती हूँ। तो आप ये चीज चेक करें कि ये सारे ना एक ही लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कि पी कह रहा है हाँ कि जी। मैंने हेडिंग से आगे आना है, ठीक है, बटन ग्रुप कह रहा है मैंने उसी रो में आना है। ये इन लाइन यानी डिस्प्ले इन लाइन एक ही रो में शो होने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसको कर देती हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब वो कह रहा है कि H1 कह रहा है अब मैं ब्लॉक हूँ, मेरी जगह पूरी फिक्स है, मैंने अपने साथ अपनी रो में किसी को नहीं आने देना। अब बाकी दोनों रो में आ रहे हैं। तो अब अगर अब मैंने पी के अंदर भी जो है वो ब्लॉक का दे दी है, तो अब वो भी जो है उसने अपनी पूरी स्पेस ले ली, लेकिन अब बटन उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फोर्सफुली रो में आना चाह रहा है, क्योंकि उसके अंदर इनलाइन की प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो उसको जो है, उसको भी मैं कह देती हूँ ब्लॉक। बाय डिफॉल्ट तो ठीक है लो। ब्लॉक है, लेकिन कभी फोर्सफुली इस तरह कोई चीज आ रही हो लाइन में, ठीक है, या आपको आपको उसको इस तरह से करना हो कि वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड करे, तो आपने उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना। तो फिलहाल के लिए हमें ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको एक मिसाल से समझाना था, वो हमने कर लिया। तो इसको भी आपने देख लेना कि एलिमेंट डोंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, दे सिट अलोंगसाइड अदर एलिमेंट्स इन द सेम लाइन। डिस्प्ले में क्या होता है, एलिमेंट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ ऑफ द कंटेनर बाय डिफॉल्ट। तो इसकी मिसालें हैं कि div h1 p, ये मोस्टली जो हैं ये होते ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर इनलाइन की प्रॉपर्टी दे दी है तो फिर ये इनलाइन आने की कोशिश करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम ये भी पता कर लेते हैं। गिव मी एग्जांपल्स ऑफ inline and block elements in HTML। तो वो कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनलाइन है, ठीक है, कि ये अपनी रो में जो है दूसरे को आने दे सकते हैं, और जो कि ब्लॉक हैं वो ये हैं, ये अपनी लाइन में दूसरे को नहीं आने देते। अगर इनको इस तरह तरतीब से लिखा है, ये तरतीब से ऊपर नीचे ही शो होंगे। जैसे आपने मुझे स्टार्ट में अपनी असाइनमेंट दिखाई है, तो आपने देखा है कि आपकी हेडिंग, पैराग्राफ, वो पिक्चर और वो चीजें जो हैं वो किस तरह से आ रही हैं, वो जी कॉलम में बिल्कुल। आ रही हैं। तो एक तो हो गई ये एग्जांपल। अच्छा, 2 मिनट होल्ड करते हैं। जी ठीक है मैम।
ओके, अभी हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट मी सी के नेक्स्ट क्या करना हमने। ओके, मीडिया क्यूरी हो गई हमारी। अच्छा, ये जो मीडिया क्यूरी बॉक्स मॉडल होता है, ये ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको आपने अच्छे से कवर करना है। अभी के लिए हम चलते हैं सीएसएस पे। और सीएसएस में हमने ये सारी मेजर चीज़ें यूज़ कर ली हुई हैं। बॉक्स मॉडल भी हो गया। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? जी जी, आ रही है। सही है। अच्छा, एक ये प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन की, ये क्या होता है? आउटलाइन जो है बेसिकली ये हमारा पी था, पी टैग था। और पी टैग के अंदर मैंने प्रॉपर्टी दे दी है आउटलाइन ग्रीन कलर की हो, सॉलिड 10 पिक्सल। तो ये उसने जो है ना उसके ऊपर एक आउटलाइन बना दी है, बाउंड्री बाउंड्री बना दी है उसके ऊपर आउटलाइन। अब इसके अंदर बॉर्डर भी दिया हुआ था। बॉर्डर आपकी किसी भी एलिमेंट को जो है वो मिल जाता है। इसको मैं अगर रिमूव करती हूँ तो ये इस तरह से शो हो रहा है। और ये जो स्पेस आ रही है दरमियान में, ये इसको पैडिंग की वजह से आ रही है। पैडिंग को मैं 10 कर देती हूँ, तो ये इस तरह से अगर आपने कोई कभी कोई चीज बनानी हो, ठीक है, आउटलाइन के साथ। इसके बाद आउटलाइन की जो है वो हाइट विथ। अच्छा, ये चीज उसने हमें बताई हुई है कि आउटलाइन लगती कहाँ पे। आउटलाइन कंटेंट होता है उसके बॉर्डर से बाहर लगती है। फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू उसकी विथ भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने की होगी। विथ का मतलब है कि ज्यादा स्पेस ले या कम स्पेस ले। आई थिंक ये होती भी 45 मिनट्स की है। तो चले हम वाइंड अप करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, आउटलाइन विथ इन मीडियम, एक 4 पिक्सल। इसको मैं कर देती हूँ 20 पिक्सल। तो ये ज्यादा हो गई है। इसके बाद उसका कलर चेंज करना हो, तो कलर चेंज करने के लिए वही कलर आपने जस्ट देना है उसको। शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्ट हैंड का मतलब है कि एक ही लाइन में दो तीन वैल्यूज दे देनी है। मिसाल के तौर पे आउटलाइन जो है वो थिक हो, मोटी हो, और ये रिच है, आई थिंक थोड़ा सा कलर कहते हैं ब्लडी सा, और पिंक कलर हो, डॉटेड हो और रेड हो, यानी मल्टीपल वैल्यूज देनी हो, तो वो आप शॉर्ट हैंड दे सकते हैं। ऑफसेट क्या होता ठीक है? है। ऑफसेट एड सम स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड एज बॉर्डर। इसके दरमियान स्पेस सेट करनी है, कम ज्यादा करनी है, तो वो उससे हम स्पेस दे सकते हैं। टेक्स्ट का हमें पता है, फॉन्ट, आइकन्स, लिंक्स, लिस्ट, टेबल्स लगा लिए हमने। डिस्प्ले की हमने प्रॉपर्टी नन और हिडन पढ़ी है, और डिस्प्ले हमने इनलाइन और ब्लॉक पढ़ा है। यहाँ पर उसने यही बताया हुआ, इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं कुछ जो हैं वो ब्लॉक का एलिमेंट्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अपने तौर पर आपने यहाँ से लर्निंग कर लेनी है। मैक्स विथ को हमने यूज किया है कि ज्यादा से ज्यादा विथ। इसको हमने मीडिया क्यूरी के अंदर यूज कर लिया हुआ है। पोजीशन पे आते हैं। पोजीशन जो है वो हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट को पढ़ा था, मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था। रिलेटिव डिव एलिमेंट के अंदर लेते हैं, एब्सोल्यूट जो है वो चाइल्ड के अंदर लेते हैं। फिर कहीं जगह पर नेक्स्ट हम स्टैटिक, फिक्स्ड और स्टिकी को भी यूज करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको नहीं देख रहे क्योंकि अभी हमें इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर उसने यही कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि पोजीशन रिलेटिव पेरेंट के अंदर दी हुई है और उसके चाइल्ड को कहीं यूं आसपास उसके अंदर हिलाना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू देकर और जैसे मर्जी उसको मूव करते रहो उसको, टॉप राइट बॉटम की वैल्यूज देकर, ठीक है। स्टिकी जो है, स्टिकी से ये होता है कि ये देखा है ऊपर एक डिव है ग्रीन सा, और उसके अंदर ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी है स्टिकी, वो उधर ही स्टिक हो गया है, और नीचे वाला कंटेंट है जो वो स्क्रॉल हो रहा है। जी। स्टिकी की हो गया।
उसके बाद पोजीशन जो है वो टॉप लेफ्ट राइट करने के लिए प्रॉपर्टीज हमारे पास, पोजीशनिंग टेक्स्ट इन अ इमेज, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट पे आपने करना है। सबसे पहले हमने एक डिव के अंदर इमेज और टेक्स्ट को ले लिया, और जो टेक्स्ट की क्लास है उसको टॉप लेफ्ट पे करना है। तो टॉप लेफ्ट की क्लास के अंदर लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, वो अपने पेरेंट के, क्योंकि पेरेंट के अंदर यूज हो रहा है, पेरेंट क्या है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर ले ली रिलेटिव, चाइल्ड के अंदर ले ली एब्सोल्यूट, और उसको पोजीशन दे दी टॉप से 8 पिक्सल और लेफ्ट से 16 पिक्सल। तो वो जाकर वहां पर सेट हो गया टॉप लेफ्ट पे। इसको मैं अगर कर दूं 26, इसको मैं कर दूं 22, तो ये ऊपर से थोड़ा सा हिल गया। बस वो थोड़ी सी वैल्यू जो है ना, अगर मैं इसको टॉप लेफ्ट कर दूं 0, यानी वहां से ये कोई भी स्पेस ना ले तो ये ऊपर चला गया। लेकिन थोड़ी सी वैल्यू देने पे हम हम्म, उसको यहाँ पर ले आए। ये वैल्यूज हमने अपने उसके अंदर भी दी थी अपने टेक्स्ट वगैरह को सेट करने के लिए। टॉप 0, बॉटम लेफ्ट 0, सारी देने से वो चीजें सेंटर में आ गई थी। सही हो गया। ठीक है मैम। अच्छा, ओके, हमारे 5 मिनट रह गए हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है जी इंडेक्स को। जी इंडेक्स क्या होता है? जी इंडेक्स ये होता है कि अगर किसी दो चीजें हैं, उनको एक के ऊपर या एक के नीचे लेकर जाना हो, तो इसकी वैल्यू मोस्टली जो है वो -1 और 1 होती है। देखें कि मेरे पास एक हेडिंग है और एक मेरे पास इमेज और पी टैग है। तो मैंने, जो मेरी इमेज है उसके अंदर मैंने जी इंडेक्स -1 दिया, तो वो मेरी इमेज उसके पीछे चलेगी। मैं ये वैल्यू नहीं देती तो ये दोनों इस तरह से प्लेस है। इसको मुझे, ठीक है मैम। ये भी मैं नहीं देती। ठीक है। अब ये जो है ना, जिस तरह से उस एलिमेंट्स की तरतीब थी, हेडिंग, इमेज और टेक्स्ट, तो वो इस तरह से आ गए हैं तरतीब से, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। लेकिन मैंने इनको जो है इस तरह से इकट्ठा करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये प्रॉपर्टीज लगाई हैं। और जी इंडेक्स हमेशा पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट के साथ लगता है, और लगता भी है अपने चाइल्ड्स के अंदर, चाइल्ड को अगर हिलाना हो। अब मेरे पास यहाँ पर चाइल्ड वगैरह तो नहीं था, लेकिन ये जो बाद के जो टैग्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे इमेज है, इमेज को मैंने हिलाना है किसी जगह पे, तो मैंने उसके साथ पोजीशन पहले एब्सोल्यूट दे देनी है, फिर उसको लेफ्ट राइट भी मैंने प्रॉपर्टी भी 0 दे देनी है कि कहीं इधर उधर से भी वो स्पेस ना ले, और इंडेक्स -1 कर दिया है, तो वो जो है ना उसके पीछे आ गई है। अब मैं इसको कर देती हूँ 1, तो ये आ जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, जी इंडेक्स का सिंपल ये मतलब होता है। ठीक है। तो when elements are positioned, they can overlap other elements. Zindex property specifies the stack order of an element. Stack का मतलब है कि उनके ऊपर नीचे आने की तरतीब क्या होती है। स्टैक बेसिकली, हम स्टैक इसको कहते हैं कि जो हम आपने देखा होगा, यूं हम प्लेटें रख देते हैं ऊपर नीचे अक्सर टेबल्स पे ना। तो ये प्लेट्स का स्टैक है। स्टैक का मतलब होता है चीजों का ऊपर नीचे यूं अरेंज होना। तो ये बस वही कह रहा है कि उसके ऑर्डर को जो है ना, स्टैक को बेसिकली स्पेसिफाई करता है। फिर उसने एक बात यहाँ पे दी है, नोट करें कि जी इंडेक्स ने तभी काम करना है, ओनली वर्क्स ऑन पोजीशनड एलिमेंट्स जिनके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स, स्टिकी यूज हो रहा है, एंड फ्लेक्स आइटम्स जिनके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, वहां पर ये यूज होता है, और ये कहीं पे यूज नहीं होगा। सही है। ओके। सही। तो ये हमारे पास इंडेक्स हो गया। के बाद ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो बेसिकली ये चीज़ें यूज होती हैं जब ना आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो किसी एक स्पेसिफिक जो है ना स्पेस, उसके अंदर
वो आ नहीं रहा। मसलन मेरे पास ना अब एक डिव था, टेस्ट ओवरफ्लो, मैंने अब उसको आईडी के थ्रू स्टाइल किया। मैं उसके अंदर, मैं ये चीज नहीं लेती प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ है कि वो उसके अंदर पूरा ही नहीं आया। मैं उसके अंदर पूरा करने के लिए उसको मैं एक प्रॉपर्टी देती हूँ, ओवरफ्लो स्क्रॉल, कि इस तरह से पूरा आए कि इतना विजिबल भी हो और इस तरह स्क्रॉल भी हो जाए, पूरा वेब पेज पे ना फैला रह जाए। सही हो गया। ठीक है मैम। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ओवरफ्लो स्क्रॉल हो गई। ओवरफ्लो हिडन से जो है, ओवरफ्लो इज क्लिप्ड एंड रेस्ट ऑफ कंटेंट विल बी इनविजिबल, वो इनविजिबल हो जाएगा। विजिबल तो बाय डिफॉल्ट उससे विजिबल होती हैं चीज़ें, तो विजिबल से सारी चीज़ें विजिबल होंगी। मिसाल के तौर पर मैं स्क्रोल के अंदर इसको जो है विजिबल कर देती हूँ, तो इसने उस सारे को विजिबल कर दिया। बेसिकली कलर था ब्लैक, वाइट तो नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक कर दिया इसको, अब ये सारा नज़र आ रहा। गॉट इट। ठीक है मैम। हिडन, हिडन जो है, रेस्ट ऑफ कंटेंट विल बी हिडन, वो बाकी का नज़र ही नहीं आना, स्क्रोल में स्क्रोल हो जाएगा। बस ये ओवरफ्लो ऑटो में, इट एड स्क्रोल बार ओनली व्हेन नेसेसरी, अगर ज़रूरत हुई तो ये उसमें ऐड कर देगा, अगर टेक्स्ट ज़्यादा पड़ रहा तो। उसके बाद एक्स वाई जो है, चेंज ओवरफ्लो ऑफ कंटेंट जस्ट हॉरिजेंटली और वर्टिकली, उसको जो है कंटेंट को सेट कर देता है एक्स वाई वाला। फ्लोट जो है, फ्लोट की प्रॉपर्टीज भी जो है वो चीज़ों को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के अंदर आपने लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी यूज की है फ्लोट की, तो वो उसको लेफ्ट राइट